तो आज हम हल्ला बोल करेंगे उन हिंदुस्तानियों के रवैये पर जो पाकिस्तान का समर्थन और पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं। हम हल्ला बोल करेंगे उन हिंदुस्तानियों के रवैये पर जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रहे हैं और उन्हें कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह से क्या जवाब मिला है, फिर हम आपको दिखाएंगे। पटाखे भी फूटे हैं श्रीनगर में पाकिस्तान की जीत पर, वो एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपको दिखाएंगे और कैसे महबूबा मुफ्ती एक नई बहस छेड़ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता बन गई है इफ्रा, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों से आपका परिचय कराएं, सब कुछ कराएं, जरा सुन लीजिए पाकिस्तान से बातचीत के फारूक अब्दुल्ला के बोल और गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर में जवाब। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। जब तक आप हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा। कुछ भी कर कहा, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो दोनों की तरक्की पस्त हो जाएगी। वही हाल आज है। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। तो एक तरफ ये चर्चा हो रही है, अब आपको दिखाते हैं वही आतिशबाजी के वीडियोस जो श्रीनगर से आए हैं। T20 में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर अपने देश के एक हिस्से में आतिशबाजी की गई, जमकर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की ये तस्वीरें श्रीनगर के अलग अलग इलाके की हैं, जिसे हमारे रिपोर्टर अशरफ वानी ने भेजा है। पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी की खबरों के बाद वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हम उन दोनों के ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। दोनों ने साफ कहा है, ये देखिए, ये अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की जीत पर किस तरह की आतिशबाजी हुई है श्रीनगर में। और खुलकर महबूबा मुफ्ती लिख रही है कि आखिर पाकिस्तान की जीत पर अगर कश्मीर में जश्न मनता है तो कश्मीरियों पर गुस्सा क्यों। संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इफ्रा जान हमारे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता है एनसी की, अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट, सलमान निजामी नेता कांग्रेस, ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, ये वीडियो तो सामने है, इफ्रा जुड़ी क्या हमारे साथ? सलमान निजामी साहब भी हमारे साथ हैं, जिनकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि खैर खुद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन ये जो वीडियो है, इफ्रा जुड़ी क्या हमारे साथ, बताएं मुझे। ठीक है, इंतजार करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दीजिए। ये वीडियो आ रहा है अब, और कह रही महबूबा मुफ्ती कि क्या गलत कर रहे हैं। सबसे पहले विराट कोहली ने पाकिस्तान को कांग्रेचुलेशंस किया था स्पोर्ट्स स्पिरिट में, अब कश्मीरी जश्न मना रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम? देखिए अंजना जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, चिंता भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ठीक है, चलिए एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ये प्रिपरेशन पे होता है, कभी हम जीतेंगे कभी वो जीतेंगे। और जो स्पोर्ट्समैन खेल रहा होता है, स्वाभाविक है वो कांग्रेचुलेशन भी करेगा, दुख भी मनाएगा और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ खेलेगा। मगर हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाया जाए, पटाखे फोड़े जाए और हमारे देश के अंदर एक मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टी इस पर ट्वीट भी करे और तंज कसे और इस विषय को लेकर डिबेट हो और डिबेट में पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हो। और विषय क्या है, क्या पाकिस्तान के जीतने पर हिंदुस्तान में जश्न मनाना चाहिए? इस पर कुछ लोग विपक्ष में बोलेंगे और कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे। इससे ज्यादा चिंताजनक क्या हो सकता है अंजना जी? कुछ विषय डिबेट्स के नहीं होते हैं, कुछ विषय में हम सब एक मत होना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कांग्रेस पार्टी हो। क्यों?
सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें दो पक्ष हो जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ। आप याद करिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के जो नारे हैं वो हिंदुस्तान में दिया जाता है और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी उसे सपोर्ट करती है। और तो और अभी मैंने ट्वीट देखा, किसी बड़े आदमी ने बहुत सही लिखा है ट्वीट में, ये तो एक स्पोर्ट्स के बाद, ये तो एक खेल के बाद पटाखे फूट रहे हैं। इस देश में तो यहां तक आलम रहा है कि जब 76 सीआरपीएफ के जवान हिंदुस्तान के शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने जश्न मनाया था। उस दिन भी पटाखे फोड़े गए थे, उस दिन भी शेरो शायरी किया गया था। आप सोच के देखिए जरा, इस देश में किस तरह से एक गुट ऐसा भी है जो अपने ही देश के जल जाने पे, अपने ही देश के दुखी होने पर, अपने ही देश के कष्ट पे वो जश्न मनाता है। और ये बातें कोई नई बात नहीं है, देश देख रहा है। और मैं मीडिया को धन्यवाद करूंगा, सोशल मीडिया को भी धन्यवाद करूंगा कि ये सब बातें जनता तक पहुंच रही है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी से कुछ एक्सपेक्ट करना तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने मंत्री को भेजा था और पूर्व मंत्री ने कहा था पाकिस्तान में जाकर कि मोदी को हटाना होगा, आप लोग कुछ करिए और हमें लाना होगा। जो लोग पाकिस्तान के टेलीविजन में जाकर मोदी को हटाने की बातें कर सकते हैं, हाँ। ये आतिशबाजी तो उनके लिए बहुत छोटी बातें हैं। ठीक है, इफ्रा भी जुड़ गई हैं। सलमान निजामी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हैं। आपके एक नेता के ट्वीट को लेकर खूब बवाल हो रहा है और ये कह रही है महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों पर गुस्सा क्यों अगर वो जश्न मना रहे हैं। आपको भी लगता है ये जश्न मनना चाहिए पाकिस्तान की जीत पर? देखिए, जिस तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और इन्हीं भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं वो कहते थे कि हम देखिए पाकिस्तान को ये जंग है और हम उनका मुकाबला करेंगे, उनको हार। तो आप राजनीति को इसमें क्यों लाते हैं? स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हार जीत चलती रहती है। मैंने ट्वीट भी कल किया, आज पाकिस्तान जीता है, हमने कई सालों में पाकिस्तान को हराया है और उसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मोदी जी और इमरान खान की लड़ाई है? ये तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उसमें हर तरफ के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, किसी पार्टी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, जहां जश्न की बात है मैं उसको एंडोर्स नहीं करता और जो भी लीडर उसको बोलता है कि भाई सेलिब्रेट करना ठीक बात है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जैसे आप कश्मीर में आपने रिसेंटली किलिंग्स देखी और सेंट्रल कश्मीर में किलिंग्स हुई लोगों की, और अगर ऐसे आपको मालूम है कि इन इलाकों में ऐसी छेड़खानी की जा सकती है और आपने वहां क्यों नहीं जो है अरेंजमेंट्स किए। और कल नवरात्रा भी थे, वहां भी काफी पटाखे फूटे, तो आप ये नहीं कह सकते कि कम्युनिटी जो है जश्न मना रही है। वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है, आपको संभालना चाहिए था। अंजना जी, ये कुछ लोग जो जश्न मना रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में मना रहे हों, चाहे दिल्ली में भी जो बम फट रहे हों, पटाखे फट रहे हों, चाहे इनकी जो प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, जो ट्वीट उन्होंने किया, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। मतलब इनको गिरफ्तार कर लो तो ये छाती पीट कर संयुक्त राष्ट्र। इंडियन क्रिकेट अंजना जी, ये भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। डिबेट में ये दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। ये भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक कर ले तो मैं बोल लूंगा। सलमान जी प्लीज एक सेकंड, बीच में नहीं। मैं इंतजार करूंगा। क्रिकेट टीम के खिलाफ नहीं बोला अंजना जी, मैं इंतजार करूंगा। इस प्रकार से मैं बीच में नहीं बोलता हूं। मौका मिलेगा सलमान निजामी, उनकी बात पूरी होगी तो, वरना ऑडियो नीचे करना पड़ेगा मुझे। आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, प्लीज इंतजार कीजिए। आपने बोला किसी ने टोका, वैसे वो पूरा बोले फिर जवाब दीजिएगा। मैं जवाब लूंगी आपसे जरूर, क्योंकि आपकी नेता पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है संबित जी। नहीं, गलत देखिए अंजना जी, पहले बोलिए। अंजना जी पहले ये बोल लें, ये लगातार डिस्टर्ब करते हैं। अंजना जी, पहली बात तो है चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं चलेगा। एक तो आप लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ट्वीट करेंगे, आतिशबाजी करेंगे और हम यहाँ पर भद्रता पूर्वक डिबेट भी करेंगे, तो आप हमें बोलने नहीं देंगे। ये किस प्रकार की बात है? नहीं, ये फिर शुरू हो भाजपा। नहीं, आप भाजपा हिंदुस्तान नहीं है, मगर आप पाकिस्तान हैं, यही फर्क है। हम हिंदुस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, मगर आप पाकिस्तान है, बस यही फर्क है। और अंजना जी, प्लीज आप इनके ऑडियो को डाउन ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मैं चिल्लाकर बोलूं। हल्ला बोल में एक साथ नहीं बोलते हैं दो लोग। हम लोग अपनी बात पूरी करें पहले। संबित, करना था ना। ठीक है मिस्टर निजामी, आवाज नीचे कीजिए। संबित जी बात पूरी कीजिए, फिर इफ्रा आ रही हूं आपके पास। अंजना जी, ये इनका कहना है कि आपने मैच बॉयकॉट कर देना था। मैच बॉयकॉट कर देते तो आज आप सवाल नहीं पूछते हमसे।
देखिए, मैच अगर होता है तो आप आतिशबाजी पाकिस्तान के लिए करेंगे, मैच अगर होता है तो आप जश्न पाकिस्तान के लिए मनाएंगे, और इसमें भी आप इफ बट एक्सक्यूज ढूंढने का प्रयास करेंगे। शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी जी से घृणा करते करते आज आप उस मोड़ पे आ गए हो कि मोदी जी से घृणा करते करते आज आप हिंदुस्तान से घृणा करने लगे हो और पाकिस्तान परस्ती करने लगे हो। और यही कारण है, आपके इन्हीं प्रकार के वाक्यों के कारण और इन्हीं प्रकार के हरकतों के कारण पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं ये इस्लाम की जीत है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग और कांग्रेस पार्टी जैसे लोग ये मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं। पूरा मुसलमान कौम खुश है, देखो हम आतिशबाजी कर रहे हैं, ये आप लोग इस्लाम को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरे हजारों फ्रेंड ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, मगर उन्होंने कभी आतिशबाजी संबित जी कांग्रेस पार्टी का कहना है, उनकी एक प्रवक्ता ने, एक सेकंड सर, उनकी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा। वो इंडिया नहीं हो सकता ना, वो तो आप हो सकता है उनके टारगेट पर बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, ये उनका जो तर्क है। इस पर क्या जवाब है आपका? बीजेपी मतलब इंडिया थोड़ी। देखिए, एक सेकंड अंजना जी, पहली बात तो है हम लोग राहुल गांधी नहीं है, मैं भी यहां राहुल गांधी नहीं हूं। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं जो उन्होंने क्या ट्वीट किया है और उसका अर्थ क्या है ये सब हम समझ नहीं पाते हैं। और बीजेपी मतलब इंडिया, कांग्रेस मतलब भी इंडिया है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज यहां बैठी हुई है इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें से मेरे जानने के अंदर कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता इंडिया को चीयर कर रहे हैं और पाकिस्तान जीतने पर हम यहां पर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को अटैक करेंगे और बीजेपी को अटैक करते करते इंडिया को अटैक करना शुरू कर देंगे? क्यों बीजेपी इंडिया क्यों नहीं है? मोदी इंडिया क्यों नहीं है? राहुल गांधी इंडिया क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कांग्रेस भी इंडिया? मैं यही तो जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं सबके पास अब जल्दी से आ रही हूँ। इफ्रा जी, आपके पास आते हुए, इफ्रा, अगर महबूबा मुफ्ती ये लिखती है कि कश्मीरी अगर जश्न मना रहे हैं, पटाखों की तस्वीरें देखिए, पहले तो आप बताइए, आपको ये आहत करती है या नहीं करती है, या आपको भी लगता है कि जश्न मनाने की जरूरत है? जी देखिए अंजना जी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे उस डिबेट पे बुलाया जाएगा जहां कल ही सुबह सुबह एक दूध वाले की लाश जो है शुपियान में मिली थी, उसकी सब्जियां भी नीचे गिरी हुई थी। लेकिन शायद वो जो है कभी मीडिया हेडलाइन वो कश्मीरी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे हमारा नैरेटिव जो है वो बस हो जाता है। इफ्रा प्रोपेगेंडा मत चलाइए, आवाज इनकी नीचे कीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को मिसलीड कर रही है। प्रोपेगेंडा मत चलाइए। जब 16 दिन में 11 वहां पर गैर कश्मीरियों को मारा गया था, नॉन स्टॉप कवरेज हमने की थी, तमाम खबरें छोड़कर की थी और हर घंटे बहस की थी। इसलिए इफ्रा, ना दुनिया ये आपसे शुरू होती है ना आप पर खत्म होती है कि आपको नहीं बुलाया गया तो बहस नहीं हुई। हमें हर उस कश्मीरी की चिंता है, हर उस भारतीय की चिंता है जो भारत के किसी भी कोने में। इसलिए मीडिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए और वापस इशू पर आइए। और खूब हमने बहस की, ऐसा नहीं कि इफ्रा को नहीं बुलाया गया तो बहस नहीं हुई। दुनिया आपसे शुरू आपसे खत्म नहीं होती। मैडम इफ्रा, जवाब दीजिए जिस टॉपिक पे हम बैठे। जी, कल जिस दूध वाले को मारा गया उसकी मौत पे एक भी डिबेट किसी भी टेलीविजन पे नहीं हुई और ना तो बीजेपी वालों ने इसके बारे में कोई बात की नहीं की। मुझे उम्मीद थी कि संबित पात्रा जी जो इतना जोर जोर से पटाखों पे चिल्लाते हैं उस दूध वाले की मौत पे भी चिल्लाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं चिल्लाया। जहां तक बात आती है बीजेपी की, अंजना जी, मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये वही बीजेपी है जो हमको यहाँ बैठ के कहा करती थी कि जब से 370 हटा है तब से सभी कश्मीरी लोग जो है बहुत खुश हैं और बीजेपी को सपोर्ट करने लग गए हैं, और उन्होंने एनसी को छोड़ दिया है और बाकी सारे ऐसी सेसेशनिस्ट गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है। ये वही लोग हैं जो हमको आके कहते थे कि वो कश्मीरी जिन्होंने 80% की तादाद में 2010 में पंचायत चुनाव में वोट किया, रिकॉर्ड वोटिंग की 2014 में, जो पोलिंग बूथ्स के बाहर खड़े हुए, वो आज बीजेपी से खुश हैं। ये पटाखा आपके लिए इशू क्यों नहीं है इफ्रा जान? एक सेकंड, ये इफ्रा जान, ये पटाखा आपके लिए इशू क्यों नहीं है? जिस पाकिस्तान के आतंकवाद, सवाल पूरा सुनिए मैडम प्लीज सवाल पूरा सुनिए, क्योंकि मुझे पता है आप इस पर बोलने से डरती हैं, आप इस पर बोलने से डरती हैं इफ्रा, लेकिन मैं सवाल पूछूंगी आपसे और सीधा पूछूंगी इस बार कि आपके लिए ये पटाखे इशू क्यों नहीं है? हर उस भारतीय के लिए। एक साथ मत बोलिए ना, अरे मैडम एक साथ मत बोलिए, दर्शक एक बार में एक ही व्यक्ति को सुन सकता है। मैं पूछती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास ही माइक है, डरिए मत, बोलिए ना इन पटाखों के खिलाफ, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं इस वक्त उन लोगों के खिलाफ है जिस दूध वाले की आपको चिंता है, जिस 11 गैर कश्मीरियों के, बाहर वालों की, सिखों की, हिंदुओं की वहां पर हत्या की है आतंकियों ने, सबको चिंता है। इसीलिए ये सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है,
इंडो पाक मैच में इतनी राइवलरी क्यों होती है? इसी वजह से होती है। उसी में पाकिस्तान की जीत पर पटाखा वहां फूटे और आपको, आपके लिए ये नॉन इशू है। 370 हटने के बाद जो है वैसी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। ये तो बीजेपी रोज आके टेलीविजन पे हमको सुनाती थी, आप लोग रोज आके बीजेपी हमको टीवी पे बताती थी 370 हटने के बाद आप कश्मीरी इसके लोगों खिलाफ के बोलने विकास से में डरती इनके क्यों है साथ हो इफ्रा? है। इफ्रा, कोई डर है आपको आप इन पटाखेबाजी के खिलाफ बोलने में? कोई डर है कि ये नहीं होना चाहिए इंडिया में? अंजना जी, हाँ। अंजना जी, मैं तो बीजेपी से सवाल कर रही हूँ, आप डरी हुई हैं कि मैं बीजेपी से सवाल क्यों कर रही आप हूँ? खूब कीजिए। यहाँ पे अगर किसी को डर है पटाखे तो पर आपको बोलने में है। क्या प्रॉब्लम है इफ्रा? मैं तो बीजेपी वाले से सवाल कर रही हूँ। इफ्रा, बीजेपी पटाखे मुझे पर वापस बोलने में जवाब क्या देगा। डर है इफ्रा? आप उनके बदले क्यों जवाब दे रही इफ्रा, हैं? आप पटाखे बीजेपी के पर बदले बोलने में मुझे क्या जवाब डर दे दिया है? अंजना जी, मैं जरा आ जाऊं। इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको? इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है? इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको? बीजेपी के दावों को बस्ट इफ्रा, करने में पटाखे क्या पर डर है बोलने में आपको, क्या अंजना डर है जी? आपको? मुझे नहीं लगा था इफ्रा, मैं बीजेपी सोचती के थी कि दावों- आप जैसे सलमान निजामी ने कहा कि अंजना जी, पटाखे नहीं फूटने चाहिए, सलमान निजामी ने कहा, हिम्मत दिखाई, मुझे लगा, मुझे तो आप हिम्मत ही लगती थी। उन्होंने भी कहा कि पटाखे नहीं फूटने चाहिए। संबित पात्रा, मुझे लगता था कि संबित आप जो है संबित बीजेपी पात्रा। से सवाल करने में आप इतना कतराएंगे नहीं। सुन मैं लीजिए, बीजेपी से अब तो सवाल- बीजेपी का इफ्रा प्रवक्ता बोल रहा है, आप इफ्रा सुन जान, लीजिए। तो अब पटाखे बीजेपी पर जवाब नहीं दे रही कोई है, बात सुनिए। कहनी है आपको। अब बीजेपी जवाब दे रही अपनी पोल खुद ही खोल रही है बैठ के आप। संबित पात्रा, है। अब बीजेपी जवाब दे रही है। संबित जी जवाब दीजिए, आवाज नीचे कीजिए। ये पटाखे पे नहीं देखिए बोले। अंजना जी, इन्होंने सवाल पूछा, कोई बात नहीं, इन्होंने जवाब मांगा है मेरे से, मैं जवाब देता हूं। इनका प्रश्न था कि ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हट जाएगा तो कोई भी सेक्सेशनिस्ट जो अलगाववादी है वो घाटी में नहीं रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ सेक्सेशनिस्ट रह गए तो आप पाकिस्तान के फेवर में पटाखे फोड़ोगे, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दोगे। ये क्या लॉजिक है? आर्टिकल 370 के बाद अगर आतंकवाद संपूर्ण रूप से नहीं मिटा तो आप पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाओगे। आप क्या सोचते हो? इस प्रकार का लॉजिक देके आप हिंदुस्तान के मन के ऊपर भ्रम का चादर फैला सकते हो? कतई नहीं। और जहां तक इफ्रा जहां जैसी हमारी बहन का विषय है, मुझे तो कई बार दुख इस बात का होता है कि ये लोग इतना समर्थन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कट्टरपंथ का करते हैं, बाद में वो जब अफगानिस्तान में तालिबान आ जाती है और वो प्लेन चल रहा होता तो यही लोग बुर्का पहन पहन के आगे दौड़ रही होती, कैसे लटक करके इंडिया आए। मुझे समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने की जल्दी, फिर वहां से प्लेन में लटक कर, नहीं फिर प्लेन में लटक कर हिंदुस्तान आने की जल्दी। इफ्रा जी, मुझे उम्मीद थी कि ये निजी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर पता चला कि संबित पात्रा जी निजी, ने अरे तो आप निजी अटैक नहीं कर रहा हूं। बोलेंगे। मैं तो नहीं बोल रहा था कि आप फ्लाइट पे अटक लटक के आ रही है, मैं बोल रहा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो अफगानिस्तान से जो फ्लाइट पे लटक लटक के आ रहे थे, मैं उनके विषय में बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो झूठ है कि नहीं? ठीक है, अब जवाब सुन जो 370 हटने के बाद बातें आप जनता से कर रहे थे वो झूठ है कि नहीं है? नॉर्मलसी का दावा झूठा, रोज रोज। आज पुंछ में 15वां दिन है आपके एनकाउंटर का। 1 सेकंड, 2010 में बेरोजगारी 3% थी, आज कश्मीर में बेरोजगारी 22% है। भाई आपने तो कश्मीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि ये लोग बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ललित अंबरदार जी। अंजना जी, चलिए मान लिया कि ये लोग जो है बीजेपी के शासन से ठीक खुश नहीं है और इसलिए पटाखे फोड़ रहे हैं। 2004 से 2014 के बीच तो बीजेपी की सरकार नहीं थी कश्मीर में। किसकी सरकार थी वो आप भी जानते हैं। 2081 सिविलियंस मारे गए थे, 2081। 2014 से लेकर सितंबर 2021 तक 239 सिविलियंस मारे गए। तो ये तो कांग्रेस वालों से, एनसी वालों से, पीडीपी वालों से और ज्यादा नाखुश थे। तो 2081 लेकिन संबित जी, संबित जी, एक सवाल है, 2014 से लेकर 2000 एक सवाल ये है सर कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या कश्मीर की सूरत बदल जाएगी? वहां पर टेरर सिंपथाइजर्स हैं, पाक सिंपथाइजर्स हैं। इस सच्चाई की सूरत से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं ललित जी आ रही हूं। बिल्कुल सही बात। आपने जो दावा किया था वो आपको साबित करना है ना कि सब बदल जाएगा। अंजना जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई होती है वो ओवरनाइट लड़ाई नहीं होती है कि आज आरंभ हुई लड़ाई और कल खत्म हो जाए। मगर मैं आंकड़े रखूंगा आपके पास एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में।
अक्टूबर के महीने में ही, इसी महीने में 17 आतंकवादी मारे गए हैं। 2004 से 14, जैसे मैंने बताया, 2081 सिविलियंस मारे गए थे। 14 से लेकर सितंबर 21 तक 239 लोग मारे गए हैं। 2014 से अब तक 1428 आतंकवादी को ढेर किया है हिंदुस्तान की सेना ने, और इसी साल 150 आतंकवादी को ढेर किया है हिंदुस्तान की सेना ने। सीमा घुसपैठ में 43% की कमी है, आतंकवादी घटनाओं में 41% की कमी है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद शहीद होने की आंकड़ों में 73% की कमी है, और वहीं आर्टिकल 370 हटने के पश्चात सिविलियन डेथ में 49% की कमी है। सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन में 59% का इजाफा अर्थात वृद्धि है, और 22% आतंकवादियों ने आतंक का रास्ता छोड़ा है आर्टिकल 370 हटने के पश्चात। ये तो आंकड़े हैं। अंजना जी, आतंकवादी हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आतंक के खिलाफ अपने लड़ाई को छोड़ दें। महिलाओं का अधिकार, दलितों का अधिकार, ये डेवलपमेंट का रास्ता, ये सारा कुछ आर्टिकल 370 हटने के पश्चात कश्मीर को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की जो बौखलाहट है अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात, यहां हम सब देख पा रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, उसका समर्थन इफ्रा जी को भी नहीं करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस ने तो साफ किया, सलमान निजामी ने, बस इफ्रा ही थोड़ी डरी हुई है आज। जल्दी से ललित अंबरदार को दिखाइए। ललित अंबरदार, दो तस्वीरें कश्मीर से आ रही हैं। एक तरफ जो अमित शाह वहां पर लगातार गृह मंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, उन्होंने जम्मू में भी रैली की, फिर लास्ट पोस्ट पर वो गए कल, और उसके बाद से आज वो पहुंचे हैं पुलवामा जाएंगे। अभी जो तस्वीर आ रही थी, अच्छा, वो डल लेक की है, और यहां पर एक शाम का आयोजन है। आपको बता दें कि यहां पर बोट में और शिकारा में वो जाएंगे और अलग अलग कार्यक्रम करके विश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद हैं। ये श्रीनगर में उनका कार्यक्रम जो आज का चल रहा है। पुलवामा में बताया जा रहा है आज वो सीआरपीएफ कैंप में रुकेंगे, जिस तरह की जानकारी आ जाई है। ये फिलहाल शाम का ये पहर जहां पर एक कार्यक्रम वो इस वक्त कर रहे हैं, और ये डल लेक के किनारे में है। भव्य नजारा कश्मीर का आप देख रहे हैं। जल्दी से ललित अंबरदार जी, दो तस्वीरें हैं, लेकिन अब ये टेरर सिंपथाइजर्स, ये पाक सिंपथाइजर्स, मतलब जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं, वो तो हैं वहां पर। इनकी सच्चाई कैसे बदलेगी? इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी है सरकार की? कब तक दूसरे से पूछते रहेंगे? संभालना तो परिस्थितियों को इनको ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक के बाद एक सिलसिला ऐसा न्यू जो टारगेट किलिंग वैली में हो रही है, वो हो रहा है। ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती क्लेम कर रही है कि जिन्होंने कल पटाखे चलाए वो कश्मीरी है। मैं कहता हूं कि कोई भी कश्मीरी नहीं है उनमें से। जो भी कश्मीर का निवासी, कश्मीर स्थित कोई भी इंसान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाता है, हिंदुस्तान के तिरंगे को नकारता है, हिंदुस्तान के समाज को, हिंदू समाज से नफरत करता है, वो कश्मीरी भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। उनको मैं इसका दर्जा भी नहीं देना चाहता। उनको मैं कहता हूं जो 700 साल पहले कश्मीर के अंदर सेटलर्स आए, जिन्होंने 700 साल में कश्मीर की हजारों साल की संस्कृति को बर्बाद कर दिया, 32 साल पहले कश्मीरी का नरसंहार किया, ये वो लोग हैं। तो क्या इंडो पाक मैच में पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी कश्मीर में जो हो रही है श्रीनगर में, उसका खुलकर समर्थन करना जो महबूबा मुफ्ती ने किया है, सही है? इसी पर आप चर्चा लगातार देख रहे हैं। जल्दी से एक बार अहमद अयाज के पास चलते हैं। ये क्योंकि बाकी तो हर जगह लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया हारे, हम सबके सेंटिमेंट से, और क्रिकेट को जिस तरह से फॉलो किया जाता है कल्ट की तरह इस देश में। अयाज साहब, इन तस्वीरों को देखकर आतिशबाजी की आप आहत होते हैं? देखिए, ये दो टीम्स के दरमियान क्रिकेट का गेम है, और इस गेम को गेम के अंदाजे से देखना चाहिए। इसको कोई सियासत नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो मुफ्ती महबूबा हो या वो पात्रा जी हो। इसको गेम ही रहना देना चाहिए, और जो भी जीतेगा इस गेम में उसके लिए शाबाशी होती है। ये हर एक जगह पर अवेलेबल होता है, हर एक जगह पर होता है, ये पहली बार नहीं होता है। तो आतिशबाजी करना ठीक है। अब ये कहोगे आप कश्मीर में ही क्यों? अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो बड़ी शांत जगह है, काम के लिहाज से ये कोई फास्ट लाइफ नहीं है। यहाँ पे, यहाँ लोग वैसे भी, लड़के आजकल स्कूल ज्यादा नहीं जाते, बेकार भी है, कोई काम दाम तो है नहीं, तो इसलिए उनको एक एक्टिविटी मिली। उनके पास और कोई एक्टिविटी यहाँ है भी नहीं,
करने के लिए तो एक एक्टिविटी लगी होगी उनको इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे याद आता है स्कूल के दरमियान दो लड़कों के दरमियान खेल एक मसला हो गया क्रिकेट के दरमियान। एक अंकित था सरदार लड़का और एक मुसलमान लड़का था। बदकिस्मती से मुसलमान लड़के से हाथ से क्रिकेट फिसल गया और वो अंकित के सर पर लग गया और बड़ी खून बही उसकी। तो उसका बाप आके आ गया तो उसने ये कहा कि भाई ठीक है ये गेम है तो उसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। अब ये माइंड सेट है कि अगर हम इस गेम को भी किसी और अंदाजे से देखेंगे तो डेफिनेटली एक मसला पैदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसको गेम ही रहना देना चाहिए और जो कोई हारता है उसके लिए इंकरेज करना चाहिए, जो कोई जीता उसके लिए शाबाशी करनी चाहिए। ये एक दो टीमों के दरमियान लेना चाहिए। अच्छा। और अगर कश्मीर के लड़कों ने किया है, मुझे लगता है उन्होंने उसी जज्बे के तहत किया है, कोई और इसके पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा है कोई और बात। संबित जी देखिए, मुझे समझ में नहीं आता ये ओवर सिंप्लीफिकेशन कैसे कर लेते हैं। कितना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। कोई पत्थरबाजी करता है तो ये तो बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई बंदूक लेके AK-47 लेके किसी को निर्दोष को मार देता है, ये तो बच्चे हैं। अभी सलमान सोज ने थोड़े दिन पहले तो कहा था किड्स विद गन्स, और तो और ये लेफ्टिस्टों ने तो गांधी विद गन भी कह दिया था। कितना सिंप्लीफिकेशन है ना ये। कोई काम नहीं था, घर में बैठे हुए थे तो कोई टीम जीत गई तो पटाखे लाके फोड़ दिया जी। मतलब काम नहीं था, गरीब थे, बेरोजगार थे तो पटाखे कहां से आ गए जी। घर में पटाखे रखे हुए थे, मतलब पैसे तो थे नहीं तो पटाखे कहां से आ गए। दूसरी बात है, इंडिया भी तो इससे पहले कितनी बार जीती है। तो जिनके पास काम नहीं था, जो घर में बैठे हुए थे, ऐसे ही फटाके बगल में रख के बैठे हुए थे, वो इंडिया के लिए जश्न मनाने तो बाहर नहीं आए, पाकिस्तान के लिए ही जश्न मनाने क्यों बाहर आ गए। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन मत करिए, ये विषय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और देखिए, ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर देती है, इसलिए कि कल को अगर हमारे दोनों देशों के बीच में जो तनाव इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, हम किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें, यह भी देश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है। और मुझे तकलीफ है कि जिस प्रकार का सीन कुछ जगहों पर, चाहे वो दिल्ली के कुछ जगहों पर हो, कश्मीर के कुछ जगहों पर हो, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, इससे तकलीफ तो एक आम हिंदुस्तानी को होता ही है ना। ऊपर से नेता उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कम से कम लोगों से गलती हुई, आप कम से कम जस्टिफाई तो मत करिए ना। ठीक है, अयाज साहब एक कमेंट दे रहे, फिर सलमान जी आ रही हूं आपके पास। वो ट्वीट्स भी लगातार दिखा दीजिए, चाहे गौतम गंभीर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सबने इसके खिलाफ लिखा है। और तस्वीरें हम आपको डल लेक की इस वक्त दिखा रहे हैं, यहाँ पर गृह मंत्री मौजूद है एक कार्यक्रम में। जी मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए अयाज साहब। देखिए पत्रा जी, आप ये कहोगे कि भाई ये तो माइंडसेट की बात है। आप ये कहोगे कि बच्चों ने पहले से ही ये स्टॉक करके रखा था, ये पटाखे वटाखे। क्या आप ये समझ रहे हो कि यहाँ बच्चों को पहले ही पता था कि पाकिस्तान जीत जाएगा इसलिए हमने करना है? ऐसा सोच नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सोच को थोड़ा सा खुला करना पड़ेगा, ओपन जहन से बात करना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत प्रेशर के बावजूद कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, बहुत प्रेशर आया कि मैं मत खेलिए, उसके बाद भी आपने खेला। चलो एक खुले दिन का इजहार किया, खुले माइंड का इजहार किया, अप्रिशिएबल है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों को एक बहुत बड़ा मसला बनाना मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैच्योरिटी की बात है। आई एम सॉरी टू टेल यू, आर अ मैच्योर्ड पर्सन, यू आर अ स्पोक्समैन ऑफ ए नेशनल पार्टी। आई थिंक यू शुड आल्सो हैव अ वेरी ओपन माइंडसेट एंड नॉट दैट कि भाई। ठीक है अहमद भाई, जवाब सुनते हैं। संबित जी देखिए, अहमद भाई ने एक बात तो बहुत सही कहा, जिससे मैं भी सहमत हूं। ये माइंडसेट का विषय होता है, किसका माइंड कहां लगे। किसी का मन हिंदुस्तान में लगता है और हिंदुस्तान के लिए वो खुश या दुखी होता है, तो किसी का मन कहीं और लगता है, किसी और के लिए वो खुश होता है या दुखी होता है। तो ये माइंडसेट का विषय। और जहां तक ये छोटी छोटी बात है जिसपे हमें चिंता नहीं करना चाहिए, पत्थरबाज भी छोटे ही थे, बच्चे ही तो थे आखिरकार। वो आतंकवादी बंदूक पकड़ने वाले वो भी तो बच्चे ही थे। ये बच्चे कितना लूजली यूज टर्म होता है ना, कितना लूजली यूज टर्म होता है ना इंडियन पॉलिटिक्स में। ये भटके हुए बच्चे हैं, मार दिया लोगों को। देखिए 80,000 से अधिक सिविलियंस जम्मू कश्मीर में 80 के दशक से अब तक मारे गए हैं। ये केवल माइंडसेट का विषय नहीं है, उससे आगे का विषय है जिसे हम सबको मिलकर समाप्त करना है, उसे ठीक करना है। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस के समय का विषय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, जो आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, अधिक लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया था, अधिक अलगाववाद था। उस समय कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, वो खुद अलगाववादियों के साथ फोटो खिंचवाते थे सोनिया जी के कहने पर। ये फोटो भी हम सबके सामने मौजूद है।
बदलाव हुआ है, मगर आप ये मत कहिए, ये बिल्कुल मत कहिए कि ये माइंडसेट का विषय है। देखिए, अफजल गुरु के साथ खड़ा होना ये भी माइंडसेट का विषय है, याकूब मेमन को समर्थन करना ये भी माइंडसेट का विषय है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं एक सवाल पूछ के अहमद जी खत्म कर दूंगा। अहमद जी एक सेकंड, एक सवाल पूछे, खत्म को 10 सेकंड सिर्फ चाहिए। अहमद जी, आप लोगों ने कहा कि देखिए बच्चों के पास काम नहीं है, वो रोजगार नहीं है, वो सताए हुए हैं, इसलिए ऐसा कर दिया। एक कश्मीरी पंडित दिखाइए, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घाटी से, अपने घर से बेघर किया गया, उनकी पत्नियों को जिस प्रकार की प्रताड़ना दी गई, मगर एक कश्मीरी पंडित ने कोई बंदूक उठा लिया हो, किसी ने पाकिस्तान के लिए आतिशबाजी कर ली हो, किसी ने पत्थरबाजी कर ली हो, क्यों? ठीक है सलमान निजामी साहब, तो उस हिसाब से कश्मीरी पंडित को तो माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था। सलमान निजामी साहब, देखिए, समित पात्रा जी ने कहा कि कश्मीर में बदलाव इनकी सरकार ने ला, तो देश के गृह मंत्री जिस कश्मीर में कल थे आज भी हैं, उस कश्मीर के सेंट्रल लोकेटेड एरिया में, डाउनटाउन में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और गृह मंत्री जो है वहीं बैठे हुए। ये बदलाव है। आज पाकिस्तान के सिंपथाइजर ओपनली पटाखे फटा रहे हैं कश्मीर में और गृह मंत्री वहां चुपचाप बैठे हुए हैं। ये आपने 370 के बाद वहां बदलाव बनाया, पहले तो हमने कभी नहीं देखा था। आज आप कहते हैं कि हमने 370 के बाद कश्मीर में रेवोल्यूशन लाया, क्या ये रेवोल्यूशन था? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ट्वीट को बार बार ला रहे हैं, ट्वीट पे तो कहीं भी उन्होंने कहा, राधिका खेरा ने कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ लिख रही हूँ। जो भाजपा के प्रवक्ता है, सपोर्टर्स है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और इमरान खान के खिलाफ लड़ाई है, ये जंग है, जंग डिक्लेयर कर दिया आपने। आप क्रिकेट को जब राजनीति, उस पर राजनीति करते हैं, वहां ऑपोजिशन को जो है सवाल उठाने पे आप मजबूर करते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। ना भाजपा का कोई प्रवक्ता या नेता या मंत्री खेल रहा है वहां ग्राउंड पे, कोई मेडल लाता है, आप कहते हैं अरे हमने लाया, मोदी जी ने लाया। कहां से लाया मोदी जी ने? वो खेल रहे थे ग्राउंड पे। आप हर चीज को कहते हैं कि हमने अचीव किया, अचीवमेंट आपकी दिख गई, आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद एडमिट कर रहे हैं ना, पटाखे फोड़ रहे हैं वहां कश्मीरी आज, जब गृह मंत्री वहां प्रेजेंट थे। और वहां दूसरी तरफ पंजाब में कश्मीरी बच्चों को पीटा जा रहा है। ये माहौल बनाया आपने इस देश का, और कोई प्लेयर जो है किसी दूसरे धर्म का है उसको कहते हैं ये रेस्पॉन्सिबल है। तो ये राजनीति आपको पॉलिटिक्स जो है स्पोर्ट्स में नहीं करनी चाहिए। संबित जी, सीधा आप पर, आपकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब सुना। मैं एक-एक करके जवाब देता हूं। 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कि मोदी जी को लेके हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर दिया कि मोदी जी और इमरान खान के बीच में मैच हो रहा है। मैं बोल रहा हूं चलिए, कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्वीट भी कर दिया, तो ये जस्टिफाई तो नहीं हो सकता है ना कि आप यहां पाकिस्तान के पटाखे फोड़ना शुरू कर पार्टी के मोदी जी से। जम्मू कश्मीर के अंजना जी, मैं तो एक बार भी बीच में नहीं बोला। सलमान जी, आपके बीच में भी मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, कोई बोल भी नहीं रहा। प्लीज रेस्पॉन्सिबल लीडर्स ये कमेंट करते हैं। देखिए अंजना जी, इन्होंने पटाखे तो कल शाम को फोड़ दिए हैं, डिबेट में तो कम से कम पटाखे ना फोड़े। कल तो शाम को आपने पटाखे फोड़ ही लिए। अंजना जी प्लीज इनके पटाखे जरा रुकवाइए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, क्यों करते हैं? देखिए अंजना जी, चलिए किसी कार्यकर्ता ने, मैं तो बोल रहा हूँ सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी को इसका श्रेय दे दिया, तो आपने पाकिस्तान को श्रेय दे दिया, पाकिस्तान के पटाखे फोड़ दिए। वाह, क्या लॉजिक है ना। मतलब हम अगर मोदी जी का अच्छा बोल देंगे क्रिकेट में, तो आप तुरंत जाके इमरान खान का अच्छा बोलना शुरू कर दोगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ऐसा तो कभी नहीं देखा, वो तो मोदी जी ने लिखी। फिर आपने नहीं गया, तो मोदी जी ने चिट्ठी लिखा तो आप पाकिस्तान के लिए पटाखा फोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए प्लीज अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार से डिबेट नहीं होगा अंजना जी। मैं 1 सेकंड इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये चिल्लाते हैं बीच में। प्लीज इनको, प्लीज इनको जरा इनकी आवाज को कम करिए ताकि मैं अपने विषय को रख लूं। अंजना जी, दूसरा इन्होंने कहा कि ये तो कभी नहीं हुआ, होम मिनिस्टर वहां मौजूद है, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब राधिका खेरा और ये जो लोग यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, इनके ऊपर गोली चलाओ, इनको गिरफ्तार करो, ताकि ये जाके छाती पीट के संयुक्त राष्ट्र में बोलना शुरू कर दे कि देखो मानव अधिकार का क्या हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी की प्रवक्ता को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी परस्ती की है। तीसरा इन्होंने कहा पंजाब में कश्मीर के युवकों को पीटा गया है। मैं तो पूछ रहा हूँ ये चन्नी जी की सरकार कर क्या रही है? पंजाब में अगर कश्मीर के युवकों को पीटा जा रहा है, कश्मीर के युवकों की जान पंजाब में खतरे में है, तो ये कांग्रेस की सरकार वहां कानून की व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ाए हुए हैं?
क्यों कश्मीर के बच्चों को वहां रक्षा नहीं कर पा रही है कांग्रेस की सरकार? ये प्रश्न तो इन्हें चन्नी जी से पूछना चाहिए या नवजोत सिंह सिद्धू से पूछना चाहिए, जिसको भी ये मुख्यमंत्री मानते हैं। बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का धन्यवाद। इस देश में रहते हैं, इस देश को लेकर हर प्लेयर अपनी पूरी ताकत झोंकता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर, वहां पर खिलाड़ी आपस में गले मिलते हैं। लेकिन इसके बाद देश के किसी भी हिस्से में अगर आतिशबाजी होती है और उस आतिशबाजी पर राजनीति होती है तो दोनों उसी तरह से निंदनीय है और रहेंगे।